स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम हल कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर। सब्जेक्ट है जीव विज्ञान का। आइए बात करते हैं जीव विज्ञान का। यह सेट नंबर 6 है। इससे पहले जो है आपको ये सेट नंबर 6 है। 5 सेट जो है आपको सॉल्व कराए जा चुके हैं। यदि आपने वो पेपर सॉल्व नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। और ये सेट नंबर 6 है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चंस होगा उसमें 4 बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे और सभी का एक राइट आंसर होगा, जिसको आपको सेलेक्ट करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। तो आइए आज हम देखते हैं पहला पेपर। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें लिखा है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और का नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग है। देखिए 3 विकल्प दिए गए, कृषि में, चिकित्सा में, वैक्सीन बनाने में। तो देखिए ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी आनुवांशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका विकल्प जो है डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। विकल्प नंबर खा में देखेंगे, निम्न में कौन सा आभासी फल नहीं है। देखिए आभासी फल वे फल होते हैं तो आभासी फल उन्हें कहते हैं जिनका निर्माण, यहाँ लिखेंगे जिनका निर्माण पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, दलपुंज तथा वाह्य दलपुंज से होता है। वाह्य दलपुंज से होता है। तो आभासी या इन्हीं को हम कूट फल भी कहते हैं, कूट फल। और इंग्लिश में बोले तो फैल्स अर्थात असत्य फल। तो ये ऐसे फल होते हैं जिनका निर्माण जो है अंडाशय से न होकर किन से होता है, पुष्प के अन्य भाग, पुष्पासन, दलपुंज और वाह्य दलपुंज से होता है। क्या कहलाते हैं, आभासी फल। तो यहाँ पर आभासी फल कौन सा नहीं है, तो इसका विकल्प राइट आंसर हो जाएगा आम इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका निर्माण जो है वो अंडाशय से होता है। ठीक है, यहाँ पर ये सभी सेब, स्ट्रॉबेरी, काजू ये कैसे हैं, आभासी फल हैं। और आम आभासी फल नहीं है, ये सत्य फल है। इसे हम लिखेंगे सत्य फल। आम कैसा है, सत्य फल है। आइए विकल्प नंबर गा हल करते हैं। डेंगू या हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है। तो इसका बुखार का वाहक होती है एडीज मक्खी। एडीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनोफिलीज मलेरिया फैलाती है। नेक्स्ट है घा नंबर विकल्प में देखेंगे जल परागित पादप का नाम है। देखिए हाइड्रिला आपका जल परागित पादप है, इसका राइट आंसर हाइड्रिला हो जाए, या फिर बैलीशनेरिया होता, बैलीशनेरिया ये होता। तो ये दोनों जल परागित पादप हैं। इसी के साथ ये चारों विकल्प जो है कंप्लीट हुआ। इंग्लिश क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं, इसका ये आंसर सही हो जाएगा। और इसका मैंगो, और यहाँ पर एडीज, और यहाँ पर हाइड्रिला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, और ये अतिलघुत्तरी या इन्हें इंग्लिश में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। और यहाँ पर लिखा गया आईयूडी का पूरा नाम क्या है। तो आईयूडी का लिखेंगे इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, इसका पूरा नाम हो गया। वंशागति का क्रोमोसोम बाद का सिद्धांत किसने दिया था। कई पेपरों में हम सॉल्व करा चुके हैं। सटन एंड बोवेरी के द्वारा दिया गया था। सटन एंड बोवेरी के द्वारा 1902 में दिया गया था। आगे अनिषेक जनित फल क्या है। देखिए अनिषेक जनित हो या फिर अनिषेक फलन हो, एक ही बात है। अनिषेक फलन, यहाँ पर हम लिखेंगे अनिषेक जनित फल क्या होते हैं। देखेंगे जब
फल का निर्माण परागण अथवा बिना निषेचन के होता है। बिना निषेचन के होता है, परंतु फल कैसे होते हैं? बीज रहित होते हैं। बीज रहित अर्थात बीज नहीं पाए जाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनिषेक जनित फल कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स में लिख देंगे तो इसमें लिख देंगे अंगूर, केला। तो इस तरह से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनिषेक जनित क्या होते हैं? इसके अतिरिक्त ये डा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक्स या पेटेंट क्या होता है, तो इसे हम हल करेंगे। एकस्व या फिर पेटेंट, इसे क्या कहते हैं? इसको यहाँ पर देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग बाय पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? इसे इंग्लिश में हम लोग कॉपीराइट कह सकते हैं एक तरह से। वह प्रक्रिया जिसमें इन्वेंटर या फिर अन्वेषक मतलब खोजकर्ता, अन्वेषक को एकाधिकार प्रदान करती है जिससे उसकी खोज का दुरुपयोग ना किया जा सके, अर्थात उसकी आज्ञा के बिना उसकी खोज का कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता है। इस तरह को हम एकस्व या फिर पेटेंट कहते हैं। एक नंबर में इतना ही आपको पर्याप्त लिखना है। इसके बाद प्रतिरक्षी अणु की संरचना का केवल नामांकित चित्र बनाइए। देखिए, आपने देखी होगी एक संरचना इस तरह से बाई शेप होती है। ये बाई शेप संरचना होती है। मैं आपको चित्र दिखाता हूँ। ये देखिए, ये प्रतिरक्षी अणु की संरचना का चित्र है जो कि आपको बनाना है। यहाँ पर देखेंगे आप, ये प्रतिजन क्रिया स्थल दोनों तरफ लिखा हुआ है। यहाँ पर एंटीजन आकर रिस्पॉन्स देता है और ये हल्की लाइट चेन है, और यहाँ पर नीचे जो है भारी यानी हैवी चेन्स जो दिखाई गई नीचे, ये आपस में आप पॉइंट देख रहे होंगे काले काले जो कि जुड़े हुए हैं। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है जिससे जो है ये आपस में जुड़े रहते हैं। इस तरह से आपको ये चित्र बनाना होगा। 3 नंबर में का नंबर क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट अब देखेंगे, अगला है 3 का खा, संयुग्मिता या फिर विषम युग्मजता किसे कहते हैं? आप यहाँ पर आप समयुग्मी और विषम युग्मी उसी को लिखना है। ये मेंडल वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ हल करेंगे खा नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या होता है मित्रों, देखिए संयुग्मता और विषम युग्मता में अंतर लिखेंगे। देखिए संयुग्मता क्या होती है इसे पहले लिख लेते हैं। लिखेंगे जब एक लक्षण के लिए दोनों जीन्स समान प्रकार के होते हैं, समान प्रकार के होते हैं, तो उसे युग्मजता कहते हैं। समयुग्मजता कहते हैं। जैसे प्रभावी समयुग्मजी कौन से? कैपिटल टी, तथा अप्रभावी यहाँ लिख देंगे अप्रभावी संयुग्मजी स्मॉल टी। देखिए दोनों एलिस जो हैं समान प्रकार के हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसके अतिरिक्त विषम युग्मता क्या होता है? यहाँ इसका उल्टा हो जाएगा। जब एक लक्षण के लिए, यहाँ पर लिखेंगे जब एक लक्षण के लिए दोनों जीन्स असमान प्रकार के होते हैं, असमान प्रकार के होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? विषम युग्मजता कहते हैं, विषम युग्मजता कहते हैं। जैसे फर्स्ट जनरेशन क्रॉस, स्मॉल टी और एक कैपिटल टी। इस तरह से ये एग्जाम्पल्स हो जाएंगे विषम युग्मजता का। इतना ही आपको इसमें लिखना है 2 नंबर में।
कि संयुग्मता क्या होता है, जब दोनों जीन्स एक समान प्रकार के होते हैं, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी। और विषम युग्मता क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन क्रॉस, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है उत्पादकता पर टिप्पणी लिखिए। देखिए उत्पादकता को हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करा चुके हैं, फिर भी हम आपको यहाँ पर भी सॉल्व। तो यहाँ उत्पादकता लिखेंगे एक निश्चित समय में, यहाँ लिखेंगे एक निश्चित समयावधि में, निश्चित समयावधि में, समयावधि में कॉमा लगाएंगे, निश्चित क्षेत्र में, निश्चित क्षेत्र में उपस्थित हरे पौधों या पादपों द्वारा उत्पन्न की गई कार्बनिक पदार्थ की दर को उत्पादकता कहते हैं, उत्पादकता कहते हैं। ये आपको लिखना है कि एक निश्चित समयावधि में निश्चित क्षेत्र में उपस्थित हरे पादपों या फिर पौधों द्वारा उत्पन्न की गई कार्बनिक पदार्थ की दर को उत्पादकता कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता। ये भी आप लिख सकते हैं कि यह दो प्रकार की होती है, प्राथमिक व दूसरा द्वितीयक उत्पादकता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है परीक्षा में, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट या फिर इसको नोट कर लीजिए। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। देखिए पृथक्करण के नियम को ये है, पहले बात तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का नियम है। इसे इंग्लिश में लॉ ऑफ सेग्रेशन भी बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रेशन भी कहते हैं। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसे लॉ ऑफ सेग्रेशन भी कहते हैं इंग्लिश में, या फिर इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अब लिखेंगे इस नियम के अनुसार। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको हम इरेज कर दें क्योंकि जगह की शॉर्टेज है। तो यहाँ लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार एक आनुवांशिक लक्षण, एक आनुवांशिक लक्षण की विभिन्नताओं या विपर्यासी रूपों के कारक अधिक समय तक साथ साथ रहने पर भी अपरिवर्तित या परिवर्तित नहीं होते। ऐसे लिखेंगे, परिवर्तित नहीं होते, अपरिवर्तित नहीं होते, अर्थात शुद्ध बने रहते हैं। यहाँ लिखेंगे अर्थात शुद्ध बने रहते हैं, जिसके फलस्वरूप युग्मकों में जाने वाले कारक भी शुद्ध होते हैं, कारक भी शुद्ध होते हैं। तो ये नियम था
कि आनुवांशिक लक्षण या विभिन्नता या फिर विपर्यासी लक्षणों के कारक अधिक समय तक साथ साथ रहें फिर भी वो कैसे रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। कैसे रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, अर्थात शुद्ध बने रहते हैं, जिसके फलस्वरूप जो गैमेट्स में जाने वाले कारक होते हैं वो भी कैसे होते हैं, शुद्ध होते हैं। आइए इसको हम देखते हैं डायग्राम की सहायता से। तो यहीं पर जगह है तो यहीं पर बना लेते हैं हम। आप थोड़ा सा वीडियो को, तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि इसका आपको चित्र आरेख बनाकर दिखाना है। देखेंगे यहाँ लेंगे हम कैपिटल टी और यहाँ लेंगे स्मॉल टी डबल। इन्हें लिख देंगे शुद्ध लंबे और यहाँ लिख देंगे शुद्ध बौने यानी डॉर्फ। अब इनके क्या करेंगे, युग्मकों को अलग अलग करेंगे। यहाँ टी कर लेंगे, इधर टी कर लेंगे, इनका भी टी और इधर भी टी टी। इस तरह से ये युग्मक जो है पृथक्करण कर लिए। अब इनका फर्स्ट जनरेशन में जो क्रॉस होगा तो एक बार में कैपिटल टी और एक बार में स्मॉल, यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट पीढ़ी या फर्स्ट जनरेशन आप भी। तो ये हमको प्राप्त हुआ। अब इनका हम क्रॉस अगर सेल्फ क्रॉस कराएं, स्वनिषेचन कराएं तो क्या होगा, इस पर देखेंगे टी और यहाँ पर भी इस तरह से इनका सेल्फ क्रॉस करा रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे सेल्फ क्रॉस। सेल्फ क्रॉस जब कराएंगे तो जो लक्षण प्राप्त होंगे वो किस तरह से प्राप्त होंगे, इस तरह से हम यहाँ पर एक बॉक्स जैसा बना लेते हैं और इधर लिख देंगे कैपिटल टी और यहाँ पर लिख देंगे स्मॉल टी। यहाँ पर भी कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल टी। मैं पेन को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। और तो एक बार में इनका क्रॉस कराया जाएगा तो क्या प्राप्त होंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका इससे कराया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, इसका इससे एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। और यहाँ पर देखेंगे टी टी का प्राप्त होगा तो क्या होगा, स्मॉल टी दोनों। और फिर इसका इससे कराया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक, तो अब देखते हैं हम। इसका इससे कराया जाएगा तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी आएगा और इसका इससे कराएंगे तो दोनों स्मॉल टी आएंगी। अर्थात कहने का मतलब है कि जो युग्मक थे वो शुद्ध ही बने रहते हैं। यहाँ पर जो ये कैपिटल, जहाँ जहाँ कैपिटल टी है ये क्या कहलाएंगे, शुद्ध लंबे। ये कहलाएंगे शुद्ध लंबे, लंबे जिनका अनुपात कितना है 3। और शुद्ध बौना कौन सा है, तो शुद्ध बौने जो हैं वो कितने हैं 1। यानी इनका जो लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप जो आएगा, लक्षण प्रारूप जो आएगा वो आएगा 3:1। इसी प्रकार से इसका अगर जीन प्रारूप देखा जाए तो जीन प्रारूप आएगा, देखिए शुद्ध कितने हैं, एक तो ये शुद्ध लंबे हैं और ये शुद्ध बौने हैं, बाकी ये कैसे हैं, हाइब्रिड है यानी विषम युग्मी है। तो यहाँ पर देखेंगे 1:1:1 इस तरह से, क्योंकि शुद्ध लंबे शुद्ध बौने 1:1:1 हो गया। और विषम युग्मी कितने थे, तो ये 2, यहाँ पर इसको 2 लिख देंगे। जीन प्रारूप ये आया और फिनोटाइप ये आया। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं पृथक्करण का नियम, और ये सभी जीवों पर लागू होता है, ये भी आप लिख देंगे। तो आप जल्दी से समझ लीजिए, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। इसे हम लिखवा चुके हैं, आइए इसको फिर से भी लिखते हैं। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। देखिए प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक चयनवाद या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत या इसी को हम कह लें डार्विनवाद या फिर डार्विनवाद, या इसी को थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये किसने दी थी, तो ये डार्विन ने दी थी। क्या था इसके अनुसार, देखेंगे तो प्राकृतिक वर्णवाद क्या था। प्राकृतिक वर्णवाद में डार्विन ने जो बताया था अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन में बताया कि जो प्राणी, यहाँ पर लिखेंगे जो प्राणी स्वयं को वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं
बना लेते हैं, वही जीवित रहते हैं, वही जीवित रहते हैं तथा संतानों उत्पत्ति करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे तथा संतानों उत्पत्ति करते हैं। और जो अनुकूलन नहीं कर पाते, यानी वातावरण के अनुसार अपना अनुकूलन नहीं कर पाते, वो क्या हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, यानी समाप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, प्राकृतिक वर्णवाद कहते हैं, प्राकृतिक वर्णवाद कहते हैं। हम लोगों ने 3 नंबर के क्वेश्चंस को भी पूरी रूप से हल कर लिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है परीक्षा में आ भी चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, बैक क्रॉस एवं टेस्ट क्रॉस। आइए इसको समझते हैं बहुत ही इजी तरीके से। एक बार आपको समझ में आ गया तो बार बार आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, हम इसको लिखकर भी समझेंगे और चित्र आरेख की सहायता भी से भी समझेंगे, बहुत ही इजी है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखिए, बैक क्रॉस या फिर इसी को विपरीत संकरण कहते हैं, इसी को विपरीत संकरण भी कहते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विपरीत संकरण। देखिए, इसको अगर हम हल करें तो बैक क्रॉस क्या होता है। देखिए, ये हम यहाँ पर R और R ये प्रभावी संयुग्मी हैं और ये अप्रभावी संयुग्मी हैं। ये दोनों कैसे हैं, ये जनक हैं। तो इनका जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमें जो फर्स्ट जनरेशन में प्राप्त होगा वो एक स्मॉल और एक R, स्मॉल R, एक कैपिटल R प्राप्त होगी, जिसे ही हम लोग फर्स्ट जनरेशन पीढ़ी कहेंगे, या फिर इनके ये डॉटर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, डॉटर्स। तो अब देखिए, इसी से परिभाषा निकलती है, ये जो हमें विषम युग्मी जोड़ा प्राप्त हुआ है, इनका क्रॉस या फिर हम प्रभावी या अप्रभावी के साथ करा दें, प्रभावी या फिर अप्रभावी के साथ, या फिर ऐसे कह दें कि फर्स्ट जनरेशन या फिर संततियों का, F1 संततियों का उनके जनकों के साथ संकरण विपरीत संकरण कहलाता है, विपरीत संकरण कहलाता है। आइए इसको हम लिखकर समझते हैं कि F1 संतति के संकरों का, ये संकर हैं, संकरों का यानी जो भी जनरेशन प्राप्त हुआ उसका, संकरों का उनके जनकों के साथ संकरण बैक क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाता है, बैक क्रॉस कहलाता है। देखिए, हमको जो प्राप्त हुआ था, इस तरह से इनका क्रॉस कराया तो हमें ये क्या प्राप्त हुआ, संकर हैं। ये फर्स्ट जनरेशन में जो प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, संकर संतति प्राप्त हुई। अब इनका हम क्रॉस किसी के साथ करा दें, जैसे ये R और ये R है, इसका हम अगर कैपिटल R के साथ करा दें, ये इनके जनक हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा। पहले तो हम इनको पृथक कर लेते हैं, ये स्मॉल r और ये कैपिटल R। इस तरह से इनको भी R और इसको कैपिटल R। तो इनका जो लक्षण प्राप्त होने वाला है वो क्या होगा, फर्स्ट टाइम में इसका क्रॉस इससे कराया जाएगा तो क्या आएगा, एक कैपिटल R और एक स्मॉल r। इसी तरह से इसके साथ कराया जाएगा तो भी क्या प्राप्त होगा हमको, एक स्मॉल r और एक कैपिटल R। और इसी तरह से इसका क्रॉस इससे कराया जाए, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, इसका क्रॉस इससे कराया जाए तो फिर दोनों R प्राप्त होंगी, और इसके साथ जो कराया जाए तो क्या होगा, कैपिटल R। इस तरह से जो सभी संतति होंगी वो कैसी होंगी, 100% जो होंगी वो लाल होंगी, 100% लाल होंगी। यानी सब में कैपिटल R है, यहाँ पर लिख देंगे ये लाल थे और ये श्वेत थे, ये श्वेत पुष्प थे। यानी जो क्रॉस आएगा वो कैसा होगा, 100%, क्योंकि सभी में कैपिटल R है तो ये 100% लाल पुष्प होंगे। और इसके विपरीत अगर हम बैक क्रॉस को देखते टेस्ट क्रॉस को देखें तो टेस्ट क्रॉस में पहले इसको हम हटा देते हैं। टेस्ट क्रॉस भी बहुत ईजिली आप लोग समझ जाएंगे। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, देखिए टेस्ट क्रॉस लिखते हैं हम लोग।
देखिए सबसे पहले तो इसे विशिष्ट संकरण भी कहते हैं, विशिष्ट संकरण भी कहते हैं। देखिए किसी जीव का, इसमें लिखेंगे अब यहाँ से, किसी जीव का उसके अप्रभावी, देखिए ध्यान रखिएगा, अप्रभावी की बात कर रहा, अप्रभावी जनक के साथ कराया गया संकरण क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। देखिए अब हम फिर से क्रॉस बनाएंगे। ये होते हैं अप्रभावी यानी डोमिनेंट, और अप्रभावी कौन से होते हैं? ये वाले, ये प्रभावी होते हैं और ये अप्रभावी होते हैं। अब जो फर्स्ट जनरेशन में हमको एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर प्राप्त होनी है, तो अब इनका हम किसके साथ कराएंगे? तो इन वालों के साथ, अप्रभावी जनक के साथ कराएंगे। तो आइए इसको हम करते हैं, क्रॉस कराएंगे इनके बीच। तो युग्मक जो होंगे वो इस तरह से अलग अलग हो जाएंगे, यहाँ आर आर और आर आर। अब इसका देखेंगे क्रॉस क्या क्या निकलता है। देखिए फर्स्ट टाइम इससे क्रॉस कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा स्मॉल आर आर, फिर से कराएंगे तो स्मॉल आर आर, और इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अर्थात जो संतति होंगी वो 50% लाल होंगी, 50% लाल होंगी और 50% कैसी होंगी? श्वेत। तो ये कहलाता है टेस्ट क्रॉस। यानी टेस्ट क्रॉस का मतलब है अप्रभावी जनक के साथ विषम संतति के जनकों का संकरण क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन जो है पूर्ण हुआ, 4 नंबर क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम लिखते हैं 4 का खा नंबर क्वेश्चन जो है, इसे कहते हैं शुक्रजन नलिका, इंग्लिश में बोले तो सोमनीफेरस ट्यूबल्स। यहाँ लिखेंगे प्रत्येक वृषण में, सीधे हम हल ही करते हैं, प्रत्येक वृषण में पिंडक के संयोजी ऊतक में 2 से 3 स्तरीय पतली एवं अतिकुंडलित शुक्रजन नलिकाएं होती हैं, शुक्रजन नलिकाएं होती हैं। इन्हीं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यह नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती हैं। देखिए वैसे तो टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है वो शुक्रजन नलिका की लीडिंग सेल्स के द्वारा किया जाता है, लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा जो है किया जाता है। ये भी शुक्रजन नलिकाओं के अंदर ही उपस्थित होती हैं। इस तरह से लिख लेंगे। आगे लिखेंगे ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायता प्रदान करती हैं। और यह वृषण की सहायक नलिकाओं के रूप में
स्थित होती हैं। इस तरह से आपको 3 नंबर पूरे दिए जाएंगे अगर आप ये लिख पाते हैं तो। आशा करता हूँ आपने लिख लिया होगा, तो मैं इसको अब इरेज कर देता हूँ। तो इस क्वेश्चंस को हम कई बार सॉल्व करा चुके हैं। आप अगर अरिहंत की बुक से पढ़ते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ पेज नंबर, इस पर आप देख लीजिएगा। 378 नंबर पर संक्रामक रोग आपको मिल जाएगा। इस अगर आप नहीं किताब में देखना चाहते हैं तो पिछले जो वीडियो हैं उसमें इसको सॉल्व कराया जा चुका है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। अब हम 4 का ख नंबर क्वेश्चन जो है हल करेंगे। बीज एवं फल के विकास के महत्व का वर्णन कीजिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसका क्या महत्व होता है इसे हम यहाँ पर समझते हैं। बीज एवं फल का डेवलपमेंट क्या होता है, तो हमें क्या केवल इनका महत्व पढ़ना है। बीज एवं फल के विकास का केवल महत्व पढ़ना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बीज का महत्व, अलग अलग लिख लेंगे इन दोनों को। तो बीज का महत्व डालेंगे। बीज में हम क्या लिखेंगे, तो बीज के यहाँ लिखेंगे बीज के निर्माण की प्रक्रिया आवृतबीजी पादपों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। महत्वपूर्ण लक्षण है। बीजों के अंदर, देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट इसका शुरू होगा। बीजों के अंदर भ्रूण जीवित रहते हैं, जीवित होते हैं और यह प्रसुप्त अवस्था में सुरक्षित रहते हैं, वातावरणीय दशाओं के अतिरिक्त, यहाँ लिखेंगे वातावरणीय दशाओं के अनुकूल न होने पर बीज के अंदर भ्रूण लंबे समय तक सुरक्षित बने रहते हैं। देखिए यही महत्व है बीज का कि इसमें भ्रूण जो है वो सुरक्षित बना रहता है। और जब भी मौसम अनुकूल आ जाता है तो भ्रूण क्या है, वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, परिस्थितियाँ जिस तरह से हिसाब से आ जाती हैं उस तरह से बीज जो है उसको भोजन अंकुरण के समय पर्याप्त देकर उसकी वृद्धि में सहायक होता है। आगे हम देखेंगे फल का विकास। तो आप डाल लेंगे फल का विकास। मैं लिखता हूँ यहाँ पर दूसरी पेन से, फल क्या होता है, फल का विकास क्या होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए फिर से लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ बीज लिखा था तो यहाँ लिखेंगे फलों का निर्माण या फलों का विकास आवृतबीजी पादपों का एक अन्य महत्वपूर्ण गुण है। फलों के अंदर, देखिए फलों के अंदर बीज सुरक्षित रहते हैं, सुरक्षित होते हैं। एक फल के अंदर अनेक बीज बिना किसी हानि के
लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित होते हैं। तो इस तरह से हम फलों का महत्व लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे फल के ऊपर आवरण होने के कारण वातावरणीय दशाएं बीज को कुछ हानि नहीं पहुंचा पाती। तो ये है बीज और फल का महत्व, जो आपको 3 नंबर के लिए लिखना है। इतना लिखने पर आपको पूरा जो है 3 नंबर कंप्लीटली दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ आपने ये भी क्वेश्चन जो है उतार लिया होगा। तो मैं अब इसको यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान का उल्लेख किया गया है। देखिए, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का योगदान अतुलनीय है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे खाद्य पदार्थों के उत्पादन में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप खाद्य उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसके महत्व को या योगदान को हम निम्न बिंदुओं में स्पष्ट कर सकते हैं। नंबर 1 बिंदु लिखेंगे पादपों की, अगली जो हेडिंग होगी, पादपों की उच्च प्रतिरोधकता या उच्च प्रोधता। देखिए, हम कैसे लिखेंगे, हम केवल हेडिंग आपको बता दे रहे हैं कैसे लिखेंगे। देखिए, आनुवांशिक या फिर जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से पादपों की ऐसी प्रजातियां विकसित की जा रही हैं जो सूक्ष्म जीवों, कीटों के संक्रमण तथा मिट्टी की लवणता, सूखा आदि को सहने या फिर इनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता जो है उच्च होती है। यानी कोई भी समस्या उनको हानि नहीं पहुंचा सकती। ऐसे जो हैं उच्च प्रतिरोधकता वाली किस्में विकसित की जा रही हैं। तो इस तरह से आप इसको लिख देंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है उसमें लिखेंगे पादपों के जीन प्रारूप में परिवर्तन। देखिए, जीन प्रारूप का मतलब होता है इसकी जीन में हेरफेर करना। तो यहाँ लिखेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के द्वारा, इसे लिखेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के द्वारा पादपों के जीन प्रारूप या जीनोटाइप में परिवर्तन करके अनेक लाभदायक जातियां विकसित की जा चुकी हैं।
की जाती हैं, की जाती हैं। जैसे लिखेंगे बीटी तंबाकू, बीटी बैंगन, बीटी टमाटर, बीटी प्याज, जौ, गेहूँ आदि की उत्कृष्ट प्रजातियाँ जो हैं बनाई जा चुकी हैं। अगला 3 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो आपका होगा, हेडिंग जो होगी वो होगी जीएम फसलें, जीएम क्रॉप, जीएम क्रॉप्स। इसे इंग्लिश में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहते हैं। यानी क्या लिखेंगे, जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से, जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से अनेक पारजीनी फसलें विकसित की जा चुकी हैं, विकसित की जा चुकी हैं, की जा चुकी हैं। तो इस तरह से ये आपका महत्व जो है हो जाएगा कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का योगदान। तो लिख लिया होगा आपने, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडेलवाद। मेंडेलवाद का मतलब है मेंडेल ने क्या क्या किया, इसके बारे में आपको बताना है और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। मेंडेलवाद, इसमें लिखेंगे, लिखना शुरू करते हैं सीधे। लिखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने वंशागति के मूल नियम बनाकर आनुवांशिकी की नींव डाली, आनुवांशिकी की नींव डाली। अब लिखते हैं यहाँ से, देखिए मेंडेल ने अपने प्रयोगों में पहले एकांकी आनुवांशिक लक्षणों की तुलनात्मक विभिन्नताओं का अध्ययन किया, इसके बाद इनकी कई पीढ़ियों तक अध्ययन करके सही जानकारी जुटाई। आइए आगे लिखते हैं इसमें। अगर मेंडेल ने, यहाँ पर लिखेंगे मेंडेल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। उद्यान मटर या इसी को कहते हैं पाइसम सैटाइवम, पाइसम सैटाइवम को चुना। इन्होंने उद्यान मटर की 34 वैरायटी को चुना, 34 किस्मों को चुना, जिनमें से, यहाँ लिखेंगे जिनमें से केवल 22 किस्मों पर ही कार्य किया, 22 किस्मों पर कार्य किया तथा
किया तथा 7 विपर्यासी लक्षणों को खोजा जो निम्न है। देखिए, नंबर 1 क्या लिखेंगे? बीज की आकृति, ऐसे भी लिख देंगे बीज की आकृति। नंबर 2 लिखेंगे बीज का रंग, या लिखेंगे बीज का रंग। तीसरा लिखेंगे पुष्प का रंग। और चौथा लिखेंगे पुष्प की स्थिति। देखिए सेम लिखा रहे हैं। पांचवा लिखेंगे फली की आकृति। और छठा लिखेंगे फली का रंग। और सातवां जो लक्षण है वो है पौधे की लंबाई, बौने थे या फिर लंबे थे। तो इस तरह से आपको मेंडेल बाद लिखना है। देखिए इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ से, मेंडेल ने अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर या फिर पायसम सेटाइवों की 34 किस्मों को चुना, जिनमें से केवल 22 किस्मों पर कार्य किया और 7 विपर्यासी लक्षणों को खोजा। ये लक्षण इस तरह से थे। आशा करता हूँ आपने लिख लिए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। देखिए टिप्पणी लिखनी है तो पहला है दाद या रिंगवर्म। लिखेंगे इसमें यह है, यहाँ लिखेंगे दाद में, यह है कवकजन्य रोग है जो माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटॉन आदि के वंश के अनेक कवकों के द्वारा होता है। अनेक कवकों के द्वारा होता है। संक्रमण लिखेंगे तो संक्रमण में आ जाएगा इसमें लिखेंगे संक्रमण में लिख देंगे आप लोग कि व्यक्तियों से शारीरिक संबंध या उनकी वस्तुओं का प्रयोग से सीधे संक्रमित होता है, सीधे संक्रमण हो जाता है। लक्षण लिखेंगे तो शरीर पर दाने, लाल धब्बे, तथा सूखी त्वचा, सल की बिच्छतियाँ आदि में तेजी से खुजली होती है। तो इस तरह से ये दाद लिख देंगे। इसी प्रकार से हमको अमीबिता भी लिखना है। देखिए अमीबिता को मैं करा भी चुका हूँ पीछे, फिर भी मैं यहाँ पर करा दे रहा हूँ। अमीबिता क्या है? यह है रोग, अमीबिता का मतलब है पेचिश। अमीबिता का मतलब होता है पेचिश। यह रोग एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका नामक प्रोटोजोअन द्वारा होता है। यह प्रोटोजोअन मनुष्य के आंत का परजीवी है। लक्षण लिखेंगे उदर में तीव्र पीड़ा, मरोड़ व ऐंठन। इस तरह से लिख देंगे।
संक्रमण लिखेंगे तो संक्रमण कैसे होता है, संक्रमण में लिखेंगे घरेलू मक्खी या दूषित जल पीने से, दूषित जल पीने से इस रोग का संक्रमण तेजी से होता है। तो इस तरह से आप दोनों को 1.5 नंबर का लिख देंगे। 3 नंबर में क्वेश्चन है, अब लिखेंगे सहजीविता। सहजीविता क्या होता है देखिए, तो सहजीविता में लिखेंगे यह एक धनात्मक पारस्परिक अंतःक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक जातियां एक दूसरे से, जीव जातियां लिखेंगे यहाँ पर, जीव जातियां एक दूसरे के साथ होते हैं, ऐसे लिख देंगे, साथ होते हैं तथा एक या सभी सहभागी जीवों को लाभ होता है। यह 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 लिखेंगे सह्योपकारिता। नंबर 2 लिखेंगे सहभोजिता। और लिखेंगे आद्य सहयोग। नंबर 3 लिखेंगे आद्य सहयोग। इस तरह से स्टूडेंट ये 5 क्वेश्चन नंबर जो है हमने यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं। आगे मैं बहुत थक गया हूँ, तो अब हम आपको केवल क्वेश्चंस को दिखाई दे रहे हैं, आप इनको अपने आप से लिख लीजिएगा, क्योंकि लगभग 1 घंटा होने जा रहा है बोलते बोलते, तो और समय लगभग 10:44 हो रहा है, तो मैं अब आगे का वीडियो बनाने में असमर्थ हूँ। फिर भी मैं आपको क्वेश्चंस दिखाना चाहूँगा। 6 में 4 ऑप्शन आते हैं। प्रतिस्पर्धा परजीविता की व्याख्या उदाहरण सहित करिए। देखिए 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। इसके अतिरिक्त ये द्विसंकरण क्रॉस को आपको फिनोटाइप की किस प्रकार की उम्मीद होगी, इसको कराना है। कितने लंबे और हरे पादप बनेंगे, कितने बौने और हरे पादप बनेंगे। राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपको लिखना है। घाव में आवृतबीजी पादप के नर युग्मकोद्भिद अर्थात परागकण के विकास का चित्र की सहायता से वर्णन करना है, तो यहाँ पर आप कर लेंगे। इसके अतिरिक्त जो आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, देखिए 7 में है आवृतबीजी पौधों का निषेचन कैसे होता है। निषेचन पक्ष संरचनाओं घटनाओं का व्याख्या कीजिए, या फिर मानव विकास पर एक टिप्पणी लिखिए। आगे आ जाइए। 8 नंबर में देखेंगे डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल जो है आपको बनाना है। पारितंत्र के घटक देखिए 3 होते हैं, कौन कौन से, उत्पादक, उपभोक्ता और तीसरे होते हैं अपघटक। इनको आपको लिखना है। मानव अंडाणु की संरचना बनानी है। इन तीनों में से किन्हीं 2 को लिखना है, तो ऊपर वाले 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको आराम से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन 9। इसमें है देखिए अनुमान से संशोधित फसल यानी जियोमी क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल्स, इस पर लिखना है। या फिर न्यूक्लियोटाइड के घटक। न्यूक्लियोटाइड में एक प्यूरिन होता है, दूसरा पिरिमिडीन होता है। प्यूरिन में क्या होता है, एडेनिन और ग्वानिन होता है, और पिरिमिडीन में साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल होते हैं। तो इस तरह से इनको लिखना घटक। स्वस्थानिक संरक्षण, इन सिटू कंजर्वेशन, इसको आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए इन सिटू कंजर्वेशन। इस तरह से ये पूरा पेपर जो है आपको स्वयं सॉल्व करना है। 6 आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।